हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा हम लोगों का ज्योग्राफी के अंतर्गत जलवायु विज्ञान की सीरीज चल रही थी, जिसमें से हम लोगों ने जलवायु विज्ञान के 3 चैप्टर, फर्स्ट वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, दूसरा सूर्यताप और तीसरा पृथ्वी का ऊष्मा बजट, ये चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। तो जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, अगर वो देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल के प्लेलिस्ट जलवायु विज्ञान के अंतर्गत जाके वो पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग तापमान पे चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर तापमान। सामान्यतः जो है तापमान शब्द का प्रयोग जो है वो ऊष्मा एवं तापमान दोनों शब्दों का प्रयोग पर्यायवाची शब्द के रूप में किया जाता है, परंतु जो वास्तविकता है यह है कि इन दोनों के बीच एक सूक्ष्म अंतर होता है। यानी ऊष्मा और तापमान के बीच में जो है वो एक सूक्ष्म अंतर पाया जाता है। ऊष्मा वास्तव में ऊर्जा का एक रूप है। ऊष्मा जो है वो ऊर्जा का एक रूप होती है जो वस्तुओं को गर्म करती है, अर्थात ऊष्मा से ऊर्जा की मात्रा का बोध होता है, जबकि तापमान यह बतलाता है कि कोई पदार्थ कितना गर्म या ठंडा है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि ऊष्मा कारण है और तापमान उसका प्रभाव। यानी ऊष्मा जो है वो कारण हुई और तापमान जो है वो ऊष्मा का प्रभाव हुआ। एक गिलास एवं एक बाल्टी पानी का तापमान एक समान होने पर भी एक बाल्टी पानी में एक गिलास पानी की तुलना से अधिक ऊष्मा होती है। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय भागों में वायुमंडल में जल वाष्प की कमी होने के कारण ही रात्रि का तापमान काफ़ी नीचे हो जाता है। मरुस्थलीय भागों में हम लोग देखते हैं कि वायुमंडल में जल वाष्प की कमी होने के कारण जो है रात्रि का तापमान जो है काफ़ी नीचे यानी गिर जाता है, क्योंकि ऐसी अवस्था में पार्थिव विकिरण द्वारा तापमान आसानी से शून्य में चला जाता है। ऊंचाई के साथ साथ आने वाला एवं बहिर्गामी दोनों ही विकिरण बढ़ जाता है। अतः उच्च पर्वतों को पृथ्वी की विकिरण खिड़की कहा जाता है। पृथ्वी दोपहर को 12 बजे अधिकतम सौरिक ऊर्जा प्राप्त करती है, परंतु उच्चतम तापमान 12 बजे न होकर 2 बजे दिन में होता है, क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी से धीरे धीरे ऊष्मा प्राप्त करता है। इसी प्रकार न्यूनतम तापमान 12 बजे रात्रि में न होकर प्रातःकाल 4 बजे से 5 बजे के बीच होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दिन के अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान के औसत को औसत दैनिक तापमान कहा जाता है, अर्थात औसत दैनिक तापमान बराबर दिन का उच्चतम तापमान प्लस दिन का न्यूनतम तापमान बटे 2। तो हमारा निकल जाएगा औसत दैनिक तापमान। कुछ देशों में औसत दैनिक तापमान निकालने के लिए दिन के प्रत्येक घंटे या अन्य निश्चित समय के तापों का औसत लिया जाता है। एक महीने के प्रतिदिन के उच्चतम तथा निम्नतम तापमान का औसत क्रमशः औसत मासिक उच्चतम एवं औसत मासिक न्यूनतम तापमान को बतलाता है। नेक्स्ट है, इसी प्रकार वर्ष के 12 महीने के उच्चतम एवं न्यूनतम तापमान को औसत द्वारा क्रमशः औसत वार्षिक उच्चतम एवं औसत वार्षिक न्यूनतम तापमान ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट है अक्षांश। तापमान के वितरण को जो प्रभावित करता है फर्स्ट अक्षांश। अक्षांश जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान प्रायः कम होता जाता है। इसके बावजूद सर्वाधिक तापमान विषुवत रेखा पर नहीं
बल्कि उसके कुछ उत्तर या दक्षिण में अंकित किया जाता है। उदाहरण के लिए जुलाई में अधिकतम तापमान 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर अंकित किया जाता है। और ये इसका प्रमुख कारण क्या है, अगर हम लोग देखते हैं कि अक्षांशों पर या विषुवत रेखा पर अधिकतम तापमान क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि विषुवत रेखा पर जो है वायुमंडल में बादल अधिक पाए जाते हैं और बादलों द्वारा जो है जो सूर्य तप प्राप्त होता है वो विकिरित कर दिया जाता है एल्बिडो के रूप में। तो इसलिए पृथ्वी के धरातल को कम तापमान प्राप्त होता है, जिसके कारण विषुवत रेखा पर सर्वाधिक तापमान न होकर उसके कुछ डिग्री अक्षांश के बाद सर्वाधिक तापमान पाया जाता है, जैसे 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। नेक्स्ट है हमारा दूसरा, समुद्र तल से ऊंचाई। तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक जो है वो समुद्र तल से ऊंचाई। चूंकि वायुमंडल मुख्यतः नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है, अतः ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी आती है। क्योंकि वायुमंडल मुख्यतः नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है, और नीचे से ऊपर की ओर इसलिए गर्म होता है कि पृथ्वी का विकिरण जो है वो सबसे पहले नीचे की वायु को गर्म करता है, उसके बाद उसके ऊपर की, उसके बाद उसके ऊपर की। तो इसलिए जो है इसमें ऊंचाई की में वृद्धि के साथ जो है वो तापमान में कमी आती है। तीसरा जो है तापमान को प्रभावित करने वाला कारक स्थल एवं जल। स्थल खंड सूर्यताप के कारण सागर की अपेक्षा अधिक तेजी से एवं अधिक मात्रा में गर्म हो जाते हैं। इसी प्रकार ताप विकरण के कारण जल की तुलना में स्थल शीघ्र शीतल हो जाता है। इस प्रकार महासागर देर से शीतल एवं देर से गर्म होने के कारण जलवायु को सम बनाने में सहायक होते हैं। महासागरों की अपेक्षा स्थल खंडों पर तापांतर जो है वो अधिक होता है। जल एवं स्थल के तापमानों में अंतर ग्रीष्म ऋतु की तुलना में शीत ऋतु में अधिक होता है। जल की तुलना में स्थल के शीघ्र गर्म एवं ठंडा होने के कई कारण हैं। फर्स्ट क्या कारण है, स्थल की तुलना में जल में सौर की किरणें अधिक गहराई तक प्रवेश कर जाती हैं। दूसरा, स्थल की तुलना में जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है वो अधिक होती है। तीसरा, जल में ऊष्मा का स्थानांतरण जो है वो आसानी से होता रहता है। चौथा, सागरीय भागों में वाष्पीकरण अधिक होने के कारण सूर्यताप की अधिक मात्रा खर्च होती है। पांचवा, स्थल की अपेक्षा जल द्वारा सौर विकिरण का परावर्तन अधिक होता है। नेक्स्ट है हमारा चौथा तापमान को प्रभावित करने वाला कारक महासागरीय जलधाराएं। गर्म जलधाराएं समुद्री तटीय क्षेत्र में तापमान को बढ़ाती हैं, जबकि ठंडी जलधाराएं जो है वो तापमान को कम करती हैं। पांचवा तापमान को प्रभावित करने वाला कारण जो है वो प्रचलित पवन उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर चलने वाली पवन तापमान को कम कर देती है। महासागरीय भागों से स्थलीय भागों की ओर चलने वाली पवन वहां सागरीय प्रभाव लाती है, जिसके कारण तापांतर जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है पर्वतों के ऊपरी भाग से आने वाली हवाएं जो हैं वो तापमान को नीचा कर देती हैं। चक्रवातों के आगमन के समय तापमान ऊंचा एवं चले जाने के पश्चात अचानक कम हो जाता है। छठा हम लोग देखते हैं तापमान को प्रभावित करने का ढाल की दिशा। सूर्य की ओर झुकी हुई ढाल विपरीत दिशा में झुकी हुई ढाल की अपेक्षा अधिक सूर्य ताप ग्रहण करती है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से उत्तर स्थित अनेक पर्वतीय घाटियों में दक्षिणी ढालों पर मानव बस्तियां एवं कृषि कार्य केंद्रित हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में भी यही स्थिति देखने को मिलती है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे तापमान का क्षैतिज वितरण। तापमान के क्षैतिज वितरण का तात्पर्य अक्षांश के अनुसार तापमान के वितरण से है।
मानचित्र पर तापमान के क्षैतिज वितरण को समताप रेखाओं के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। समताप रेखा समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है। ऊंचाई के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए किसी भी स्थान के तापमान को घटाकर समुद्र तल के बराबर कर लिया जाता है। इस प्रकार समताप रेखाएं किसी स्थान के वास्तविक तापमान को नहीं प्रदर्शित करती, बल्कि उनके द्वारा किसी स्थान का समुद्र तल पर अनुमानित तापमान ही दिखाया जाता है। सामान्यतः समताप रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर अक्षांश रेखाओं के समांतर होती हैं। समताप रेखाओं की यह प्रवृत्ति जो है दक्षिणी गोलार्ध में, जहां उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा कम स्थलखंड है, स्पष्ट दिखाई पड़ती है। जहां समताप रेखाएं जल से स्थल पर या स्थल से जल पर जाती हैं, उनमें अचानक मोड़ आ जाता है। ऐसा विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थलखंड की मात्रा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक है। इसका कारण जल एवं स्थल के गर्म होने की दर में असमानता है। रेखाओं की परस्पर दूरी ताप प्रवणता अर्थात तापांतर दर की तीव्रता को बताती है। यदि समताप रेखाएं पास पास होती हैं तो उनके बीच की कम दूरी तापांतर की ऊंची दर को बताती है, जबकि यदि समताप रेखाएं दूर दूर होती हैं तो उनके बीच की अधिक दूरी जो है वो तापांतर की धीमी दर को दर्शाती है। ताप प्रवणता जो है जाड़े में अधिक एवं गर्मी में कम होती है। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं अधिक सीधी तथा परस्पर दूर दूर होती हैं, क्योंकि वहां महासागरों की अधिकता के कारण धरातल अधिक समांगी है। नेक्स्ट है, उच्च अक्षांशों में बहने वाली गर्म जलधाराओं के प्रभाव से समताप रेखाएं ध्रुवों की ओर मुड़ जाती हैं एवं शीतल समुद्री धाराएं अक्षांश रेखाओं को भूमध्य रेखा की ओर झुका देती हैं। नेक्स्ट, दोनों ही गोलार्धों में शीत ऋतु में निम्नतम तापमान एवं ग्रीष्म ऋतु में उच्चतम तापमान महाद्वीपों पर ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट, सर्वाधिक तापांतर ध्रुवों पर न होकर एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के 60 डिग्री अक्षांश के आसपास पाया जाता है। नेक्स्ट है, जनवरी में तापमान का क्षैतिज वितरण। चूंकि इस समय उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों की तुलना में महासागर जो है वो अधिक गर्म रहते हैं, अतः समताप रेखाएं महाद्वीपों पर विषुवत रेखा की ओर एवं महासागरों पर ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत स्थित पाई जाती है। सभी महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे सामान्यतः पूर्वी किनारे की तुलना में अधिक गर्म होते हैं। इसका कारण जो है वो पछुआ हवा के कारण। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में इस समय समताप रेखाएं स्थल खंडों के अधिक विस्तार के कारण अनियमित एवं पास पास होती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं अधिक नियमित एवं दूर दूर होती हैं। जनवरी की औसत तापीय भूमध्य रेखा की स्थिति भूमध्य रेखा के दक्षिण में पाई जाती है। इस महीने में धरातल पर सर्वोच्च तापमान की पेटी 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के समीप महाद्वीपों पर पाई जाती है। नोट, जनवरी का मध्य मासिक तापक्रम जो है वो विषुवत रेखीय महासागरों पर 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक, उष्ण कटिबंधों में 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक, मध्य अक्षांशों पर 20 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस तथा यूरेशिया के आंतरिक भाग में -18 डिग्री से -48 डिग्री तक दर्ज होता है। दक्षिणी गोलार्ध में तापमान का महासागरों पर स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है।
यहाँ समताप रेखाएं लगभग अक्षांशों के समांतर चलती हैं तथा उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा भिन्नता जो हो कम तीव्र होती है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं जुलाई में तापमान का क्षैतिज वितरण। इस ऋतु में अधिकतम तापमान उत्तरी गोलार्ध में 10 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित स्थल खंडों पर पाया जाता है। साथ ही न्यूनतम तापमान भी उत्तरी गोलार्ध में ही ग्रीनलैंड के मध्य भाग में पाया जाता है। यानी जुलाई माह में तापमान का क्षैतिज वितरण जो है वो सर्वाधिक तापमान जो है वो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है और सर्वाधिक न्यूनतम तापमान भी उत्तरी गोलार्ध के ग्रीनलैंड के मध्य भाग में पाया जाता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में यानी जुलाई माह में जो है इस समय उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं महासागरों पर विषुवत रेखा की ओर, महाद्वीपों पर ध्रुवों की ओर मुड़ी हुई होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत स्थित पाई जाती है। महाद्वीपों की अपेक्षा महासागरों पर समताप रेखाओं के बीच की दूरी अधिक होती है। उत्तरी गोलार्ध में इस समय समताप रेखाएं जनवरी की तुलना में कम एवं परस्पर दूर दूर पाई जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में जुलाई का महीना सर्वाधिक गर्म एवं दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक ठंडा होता है। नोट: सर्वाधिक तापांतर यूरेशिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, जो लगभग 60 डिग्री सेल्सियस है 60 डिग्री है तथा सबसे कम तापांतर जो है वो 20 डिग्री दक्षिणी एवं 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पाया जाता है। ताप में भिन्नता का मुख्य कारण महाद्वीपता है। नेक्स्ट है तापमान का प्रादेशिक वितरण। तापमान का प्रादेशिक वितरण हम लोग देखते हैं। अगर प्राचीन ग्रीक विद्वानों ने तापमान की दृष्टि से संपूर्ण ग्लोब को 3 प्रमुख कटिबंधों में विभाजित किया है। फर्स्ट, उष्ण कटिबंध 0 डिग्री से 23.5 डिग्री अक्षांश के बीच का क्षेत्र जो है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय। तीसरा है शीत कटिबंध 66.1/2 से 90 अक्षांश के बीच जो है वो शीत कटिबंध क्षेत्र है। नेक्स्ट है शूपन ने अक्षांशों की जगह समताप रेखाओं के आधार पर विश्व के विभिन्न ताप कटिबंधों को विभाजित किया है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? पृथ्वी का औसत तापमान जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा तापमान लीबिया के अल अजीजिया नामक स्थान पर अंकित किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा तापमान जो है लीबिया देश में अल अजीजिया नामक स्थान पर अंकित किया जाता है। ग्रीस ऋतु में वहाँ का तापमान 58 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और सर्वाधिक वार्षिक औसत तापमान इथोपिया के डालोल नामक स्थान पर पाया जाता है। सर्वाधिक वार्षिक औसत तापमान जो है वो इथोपिया के डालोल नामक स्थान पर पाया जाता है। वहाँ का औसत तापमान जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट, सबसे नीचा तापमान जो है वो अंटार्कटिका के वोस्टक में अंकित किया जाता है। यहाँ का तापमान जो है वो 87.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। नेक्स्ट है सबसे कम वार्षिक औसत तापमान जो है वो अंटार्कटिका के पोल ऑफ कोल्ड में पाया जाता है। यहाँ का औसत तापमान जो है वो 58 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट है समुद्री तट पर स्थित होने के बावजूद रूस के व्लादिवोस्टॉक का सबसे गर्म एवं सबसे ठंडे महीने का तापमान क्रमशः 69 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं 6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। इस प्रकार वार्षिक तापांतर जो है वो 63 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है।
नेक्स्ट है पूर्वी साइबेरिया में स्थित बारखोसांस्का को पृथ्वी का शीत ध्रुव कहा जाता है। यहाँ का औसत वार्षिक तापमान दर जो है वो 65 डिग्री सेल्सियस है, जो विश्व का एक प्रतिमान यानी रिकॉर्ड है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तापमान की विलोमता। तापमान की विलोमता जो है सामान्य नियमानुसार क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आ जाती है, परंतु कभी कभी किसी विशेष समय या स्थान पर ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि अंकित की जाती है। इसे ऋणात्मक तापपतन दर की संज्ञा प्रदान की जाती है। इस स्थिति को तापमान का प्रतिलोमन कहा जाता है। नेक्स्ट है मध्य एवं उच्च अक्षांशों के हिमच्छादित क्षेत्रों में जाड़े की रात काफी लंबी होती है। रात के समय धरातल को सौरिक ऊष्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती है एवं पार्थिव विकिरण तेजी से होने के कारण धरातल जो है तीव्र गति से ठंडा हो जाता है। इसके फलस्वरूप धरातल के संपर्क में आने वाली वायु भी ठंडी हो जाती है, जबकि ठीक इसके ऊपर गर्म वायु की परत होती है। इस प्रकार नीचे कम तापमान एवं ऊपर अधिक तापमान होने के कारण तापीय विलोमता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पृथ्वी का विकिरण संतुलन, धरातल प्लस वायुमंडल ऊर्जा संतुलन। तो आने वाला सौर विकिरण प्रतिशत में ओजोन द्वारा अवशोषण जो है वो 3%, H2O एवं एरोसोल द्वारा अवशोषित जो किया जाता है वो 13%, मेघों द्वारा अवशोषण जो होता है वो 2% का, और मेघों द्वारा अंतरिक्ष को वापस जो किया जाता है वो 24%, हवा तथा एरोसोल द्वारा जो वापस किया जाता है वो 7%, और धरातल द्वारा जो वापस किया जाता है 4%, यानी योग टोटल 53%, और भूमि द्वारा अवशोषण सूर्य से 25%, और मेघों द्वारा एवं वायुमंडल से 22%, योग इसका है 47%। कुल आने वाला विकिरण जो है वो 100%। पृथ्वी से जाने वाला लघु विकिरण या लघु तरंग जो है हम लोग देखते हैं H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मेघों से जो वापस किया जाता है 31%, भूमि से अंतरिक्ष को वापस विकिरण 4%, दीर्घ तरंग भूमि से वापस विकिरण 5, H2O, CO2 तथा मेघों के वापस विकिरण 60%, कुल बाहर जाने वाला विकिरण 100%। धरातलीय संतुलन वायुमंडल के बाहर आने वाले सौर विकिरण का प्रतिशत, आने वाला सूर्य से 25%, वायुमंडल से 26%, योग 56, बाहर जाने वाला वायुमंडल को H2O, CO2 तथा मेघों के दीर्घ तरंग द्वारा 13%, गुप्त ताप द्वारा 24%, और संवेद ऊष्मा द्वारा 5%, बाह्य अंतरिक्ष द्वारा भूमि से वापस 4%, और दीर्घ तरंग द्वारा 5%, योग 51%। तापीय विलोमता के अंतर्गत इस प्रकार की विकिरण जनित तापीय विलोमता के लिए अनुकूल परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। शीतकालीन लंबी रातें, स्वच्छ एवं मेघरहित आकाश। तापीय विलोमता के अंतर्गत क्या चीज ये कंडीशन होनी चाहिए? फर्स्ट, शीतकालीन लंबी रातें होनी चाहिए। दूसरा, स्वच्छ एवं मेघरहित आकाश होना चाहिए। तीसरा, शुष्क पवन होनी चाहिए। चौथा, शांत एवं स्थिर वायुमंडल होना चाहिए। पांचवा, हिमच्छादित धरातल होना चाहिए। नेक्स्ट है, पर्वतीय घाटियों में विकिरण एवं संवहन की प्रक्रिया द्वारा तापमान की विलोमता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यहाँ जाड़े की रात्रि में
ढलानों के ऊपरी भाग पार्थिव विकिरण के कारण तेजी से ठंडे हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप संपर्क में आने वाली वायु में भी ठंडी हो जाती है। इसके विपरीत घाटी की तली में विकिरण से अपेक्षाकृत कम ऊष्माहास के कारण तापमान ऊंचा रहता है एवं संपर्क क्षेत्र की वायु भी गर्म हो जाती है। नेक्स्ट, ऊपर स्थित वायु ठंडी होने के कारण भारी होती है। फलस्वरूप यह वायु गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे की ओर खिसककर घाटियों में भर जाती है। इन पर्वतीय घाटियों को केटावेटिक पवन कहा जाता है। इन पर्वतीय हवाओं को केटावेटिक पवन कहा जाता है। ये केटावेटिक हवाएं घाटी की तली के तापमान को नीचा कर देती हैं। इसमें विपरीत घाटी की तली की गर्म वायु हल्की होकर ऊपर उठ जाती है एवं यह वायु एनावेटिक पवन कहलाती है। इस प्रकार ऊपरी भाग में गर्म एवं निचले भाग में ठंडी वायु होने के कारण विलोमता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की विलोमता का काफी महत्व है। तापमान की विलोमता के कारण ही अंतर पर्वतीय घाटियों में बस्तियों एवं खेत घाटी के निचले भाग में नहीं होते। बस्तियां एवं खेत घाटी के निचले भाग में नहीं होते, बल्कि पर्वतीय ढालों पर ऊपरी भाग में स्थित होते हैं। उदाहरण के लिए कैलिफोर्निया एवं हिमालय क्षेत्र में फलों के बागान जो हैं वो घाटियों में नहीं बल्कि ऊपरी ढालों पर स्थित हैं। इसी प्रकार ब्राजील में कहवा एवं जापान के सुवा बेसिन में शहतूत की कृषि जो है वो ऊपरी ढालों पर की जाती है। स्विट्जरलैंड एवं हिमालय क्षेत्र में होटल आदि जो है वो ढालों के ऊपरी भागों में ही स्थित हैं, क्योंकि घाटियों में पाला पड़ता है, जबकि ऊपरी भाग अपेक्षाकृत जो है वो गर्म रहता है। नेक्स्ट, जब उष्ण एवं शीतल वायु राशियां आमने सामने होती हैं तो भारी होने के कारण शीतल वायु जो है वो गर्म वायु को धकेलकर ऊपर कर देती है। यह गर्म वायु स्वतः ढाल के सहारे ऊपर चढ़ने लगती है। इस प्रकार नीचे ठंडी वायु एवं ऊपर गर्म वायु होने के कारण तापमान के विलोमता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तापमान की इस विलोमता को वाताग्रीय विलोमता या चक्रवाती विलोमता कहा जाता है। नेक्स्ट है, शीतकाल में महाद्वीपों के धरातल अधिक शीतल हो जाते हैं। जब उनकी ओर समीपवर्ती महासागरों के ऊपर से होकर चलने वाली उष्ण वायु आती है, तब ठंडी वायु की परत के ऊपर उनकी स्थापना हो जाती है। इस प्रकार ग्रीष्म काल में महासागरों के तुलनात्मक रूप से अधिक ठंडे होने के कारण जब महाद्वीपीय उष्ण वायु महासागरीय शीतल वायु के ऊपर स्थापित हो जाती है तो तापमान विलोमता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तापीय प्रतिलोमन के फलस्वरूप कोहरे का भी निर्माण होता है। कहीं कहीं पर फसलों तथा फलों की कृषि के लिए कोहरा जो है वो लाभप्रद होता है। जैसे यमन की पहाड़ियों पर दोपहर तक कोहरा छाया रहता है। इसके कारण कहवा के पौधों का सूर्य के तेज किरणों से बचाव हो जाता है एवं छायादार पौधे लगाने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है, तापमान की विलोमता आर्थिक एवं जलवायु दोनों ही दृष्टियों से विशेष महत्वपूर्ण होती है। मेघों के स्वरूप का निर्धारण जो है वो वर्षा, वायुमंडल की दृश्यता आदि पर तापमान की विलोमता का प्रभाव पड़ता है। प्लैंक के नियम के अनुसार कोई वस्तु जितनी गर्म होगी वह उतनी ही अधिक ऊर्जा का विकिरण करेगी और उसकी तरंग दैर्घ्य उतनी ही लघु होगी। 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 अंश सेल्सियस बढ़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तापमान विसंगत। किसी स्थान के औसत तापमान
एवं उस अक्षांश में औसत तापमान के अंतर को तापमान विसंगति कहा जाता है। किसी स्थान के औसत तापमान एवं उस अक्षांश में औसत तापमान के अंतर को तापमान विसंगति कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में तापमान की अधिकतम विसंगति पाई जाती है एवं दक्षिणी गोलार्ध में न्यूनतम। जब किसी स्थान का औसत तापमान उस अक्षांश के औसत तापमान से कम होता है तो तापमान विसंगति जो है वो ऋणात्मक होती है। इसके विपरीत जब किसी स्थान का तापमान उस अक्षांश के औसत तापमान से अधिक होता है तो तापमान विसंगति जो है वो धनात्मक होती है। जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में महासागरों तथा महाद्वीपों के ऊपर क्रमशः धनात्मक एवं ऋणात्मक विसंगति पाई जाती है। यूरोप का पश्चिमोत्तर भाग शीतकाल में अधिकतम धनात्मक तापीय विसंगति के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। नेक्स्ट, जुलाई के महीने में उत्तरी गोलार्ध में स्थित महाद्वीपों पर धनात्मक विसंगति पाई जाती है। इसका कारण है स्थल भाग का अधिक गर्म होना। इस समय महासागरों पर ऋणात्मक एवं विषुवत रेखा की ओर ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट है, यदि वार्षिक औसत तापमान लिया जाए तो 40 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों की ओर तापमान विसंगत ऋणात्मक एवं विषुवत रेखा की ओर धनात्मक होती है। इसके विपरीत महासागरों पर तापमान विसंगत 40 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों की ओर धनात्मक एवं विषुवत रेखा की ओर ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एडियाबेटिक तापमान परिवर्तन। एडियाबेटिक तापमान परिवर्तन क्या होता है? जब किसी वस्तु में ऐसा परिवर्तन होता है कि वह वस्तु ना तो बाहरी माध्यम को ऊष्मा दे एवं ना ही उससे ऊष्मा ले, परंतु ताप बदल जाए, तब ऐसे परिवर्तन को रुद्धोष्म परिवर्तन कहा जाता है। इस प्रकार रुद्धोष्म परिवर्तन में किसी वस्तु के ऊष्मा ऊर्जा में बिना ताप के परिवर्तन के ही परिवर्तन हो जाता है। जब कोई वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है तो दबाव में कमी के कारण उसके आयतन में वृद्धि होती है। जब कोई वस्तु फैलती है तब उसे ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। यदि अपेक्षित ऊष्मा बाहर से नहीं मिल पाती तो उस वस्तु को अपनी आंतरिक ऊष्मा का व्यय करना पड़ता है, जिससे वहां ठंडी होने लगती है। इस प्रकार आरोही वायु क्रमशः फैलती है एवं शीतल होती जाती है। इन परिस्थितियों में आरोही वायु 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 मीटर की दर से ठंडी होने लगती है। इस तापमान ह्रास दर को एडियाबेटिक या रुद्धोष्म ताप ह्रास दर कहा जाता है। यह उल्लेखनीय है कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत आरोही या अवरोही वायु के तापमान में परिवर्तन के बावजूद उसकी ऊष्मा की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार अवरोही वायु ह्रास अधिक दबाव के क्षेत्र में आने के कारण संपीड़ित एवं गर्म होती है। अवरोही वायु के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 मीटर की दर से वृद्धि होती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रुद्धोष्म परिवर्तन का एकमात्र कारण वायु दाब में परिवर्तन है। इस प्रक्रिया में आरोही अथवा अवरोही वायु एवं समीपवर्ती वायु के मध्य चालन अथवा विकिरण के माध्यम से ऊष्मा का बिल्कुल ही संचारण नहीं होता। अतः आरोहण अथवा अवरोहण के कारण गतिशील वायु में होने वाले प्रसारण अथवा संकुचन से उत्पन्न ताप परिवर्तन को रुद्धोष्म ताप परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट, शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन। शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन क्या है? किसी शुष्क वायु राशि के ऊपर उठने अथवा नीचे उतरने के कारण उसके तापमान में एक
निश्चित दर से परिवर्तन होता है। इसे ही शुष्क रुद्धोष्म परिवर्तन कहा जाता है। शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन की दर 10 डिग्री सेल्सियस से प्रति 10 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर या 5.5 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति 1000 फीट होती है। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि वायु का सामान्य ताप पतन दर 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर है। यह रुद्धोष्म ताप पतन दर से भिन्न है। रुद्धोष्म ताप पतन दर ऊपर उठती हुई एक निश्चित वायुराशि के शीतलन को व्यक्त करती है। उसके विपरीत वायुमंडल में विभिन्न ऊंचाइयों पर वायु के तापमान का मापन यदि तापमापी को उसी ऊंचाई पे ले जाकर किया जाए तो इस प्रकार के तापमान में अंकित किए गए ह्रास से उसके सामान्य ताप ह्रास दर का बोध होता है। नेक्स्ट है आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन। आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन क्या है देखते हैं हम लोग। वायुमंडल में ऊपर उठते समय संतृप्त वायुराशि जिस दर से शीतल होती है उसे आर्द्र रुद्धोष्म ताप ह्रास दर कहा जाता है। जब कोई आर्द्र वायुराशि ऊपर उठती है तो जब तक वह संतृप्त नहीं हो जाती एवं उसमें संघनन क्रिया प्रारंभ नहीं हो जाती है तब तक वह शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर से ठंडी होती है। परंतु ज्यों ही वह संघनन स्तर को पार करती है उसकी ताप ह्रास दर में कमी आ जाती है। ताप ह्रास दर में इस कमी का कारण संघनन की गुप्त ऊष्मा है। संतृप्त वायु राशि की इस नवीन ताप ह्रास दर को रुद्धोष्म आर्द्र रुद्धोष्म ताप ह्रास दर कहा जाता है। आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन की दर जो है वो 3 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 फीट या 6 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर है। नेक्स्ट ऊष्मादीप नगरों का तापमान इसके चारों ओर के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक होता है। इसका मुख्य कारण है कि शहरों का अधिक भूभाग पक्की संरचना के रूप में होता है। साथ ही यहाँ वनस्पतियों का भी अभाव होता है। इस प्रकार इन अपेक्षाकृत उच्च ताप वाले नगरों को ही ऊष्मादीप कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यह हमारा तापमान का चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आप लोगों को बताया। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।